नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। आज की कक्षा में हम अधिगम पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में हमने अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत थे, उन पर चर्चा किया था और आज की कक्षा में उन्हीं से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में रचनावादी, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, दृष्टिकोण अपनाना चाहती है, उसे क्या करना चाहिए? रचनावादी में क्या होता है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो रचनावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहती हैं तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों को पाठ्य पुस्तक से उत्तर रटने के लिए कहना है, या बच्चों को चर्चा और प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान निर्माण का अवसर देना है, या केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना है, या फिर सख्त अनुशासन बनाए रखना है? तो आप सभी जानते हैं कि रचनावादी का मतलब ही होता है कि बालक ज्ञान का निर्माण करेगा और बालक को आप ज्ञान का निर्माण करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बच्चों को चर्चा और प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान निर्माण का अवसर देना ही क्या है? रचनावादी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? स्किनर का है, पावलाव का है, युंग का है, या फिर जीन पियाजे का है? तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्हें हम जीन पियाजे के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, जीन पियाजे। जीन जीन पियाजे के सिद्धांत की बात करें तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, उसे हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसका है यह? यह है आपका जीन पियाजे का। इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने 4 चरणों में विभाजित किया हुआ है। 4 चरण कौन कौन से हैं? तो जो पहला चरण है उसे हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदीगामक अवस्था कहते हैं, जिसे हम 0 से 2 वर्ष की। वही दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष की। वहीं तीसरी जो अवस्था है वह है आपका मूर्त संक्रियात्मक। यह आपका 7 से 11 वर्ष की आयु, 7 से 11 वर्ष की आयु। और चौथा जो है आपका अमूर्त संक्रियात्मक, यह आपका 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक। संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, वहीं मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त 11 से ऊपर। इन 4 चरणों में विभाजित किया है जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 3 चरण कौन से हैं? 3 चरण कौन है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के? जिस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, उसी प्रकार ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और अपने सिद्धांत को 3 चरणों में विभाजित किया था। 3 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला चरण जो है, पहला चरण है क्रिया आधारित। क्या है? क्रिया आधारित, जिसे हम क्रियात्मक भी कहते हैं, क्रियात्मक। दूसरा है आपका प्रतिबिंबात्मक। क्या है? प्रतिबिंबात्मक, जिसे हम चित्र आधारित भी कहते हैं, चित्र आधारित। और वही तीसरा जो है उसे हम संकेतात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतात्मक, संकेतात्मक, जिसे हम भाषा आधारित कहते हैं, भाषा आधारित कहते हैं। क्रिया आधारित में क्या होता है कि बालक क्रियाओं के माध्यम से या करके सीखता है। वहीं प्रतिबिंबात्मक में क्या होता है, बालक जो है कि मानसिक चित्रों और छवियों या फिर दृश्यों के द्वारा अधिगम करता है या फिर सीखता है। वहीं संकेतात्मक की बात करें तो संकेतात्मक को हम भाषा भाषा आधारित कहते हैं। इसमें बालक क्या करता है कि भाषा, प्रतीकों और तर्क के माध्यम से सीखता है। तो इन 3 चरणों में ब्रूनर साहब ने अपने सिद्धांत, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको विभाजित किया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल
सही है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क करता है, एक बच्चा तर्क करता है कि हिंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है। कोहलबर्ग के अनुसार वह किस चरण में है? कोहलबर्ग के अनुसार वह किस चरण में है कि हिंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है? पूर्व परंपरागत में है या परंपरागत स्तर में या फिर उत्तर परंपरागत स्तर या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में है? तो आप सभी जानते हैं कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसे हम नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने इसके 3 स्तर की बात की है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है आपका परंपरागत स्तर, वहीं तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसके 3 स्तर में भी 6 चरण हैं। 6 चरण हैं, दो दो चरणों में। इसमें भी 2 चरण हैं, इसमें भी 2 चरण हैं और इसमें भी 2 चरण हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हिंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है। कोहलबर्ग के अनुसार वह किस चरण में है? बच्चा किस चरण में है? तो बालक, यहाँ पर तो उसे दंड और आज्ञा पालन है। यहाँ पर परंपरागत जो भी नियम समाज में बने हुए हैं, नियम कानून समाज में बने हैं, उसकी बात करता है बालक। और यहाँ पर अपने हिसाब से बालक बात करता है। अपने हिसाब से बात करने का मतलब कि जो भी चीज़ें उसे सही लगती हैं वह सही हैं, जो चीज़ें उसे गलत लगती हैं वह गलत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। परंपरागत स्तर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास की बात करता है। बालक का जो तर्क है वह कहाँ पर है? परंपरागत स्तर में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को पास या फेल करना है, छात्रों के बीच तुलना करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की समझ को जानना और सुधार करना, या सत्र के अंत में रिपोर्ट कार्ड बनाना। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि जो हम असेसमेंट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? लर्निंग के लिए कर रहे हैं। अधिगम के लिए हम आकलन कर रहे हैं। यह जो पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट है यह 4 प्रकार का होता है। एक आपका होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और तीसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग और चौथा होता है असेसमेंट इन लर्निंग। ये पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट है। यहाँ जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है यहाँ पर अधिगम का आकलन करते हैं। अधिगम का आकलन मतलब अधिगम कितना है, आपका बालक कितना सीखा हुआ है उसका आकलन करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या करते हैं कि अधिगम के लिए आकलन करते हैं। किसके लिए? अधिगम के लिए आकलन करते हैं। और वहीं असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है कि अधिगम के समान लर्निंग, अधिगम के समान लर्निंग। वही असेसमेंट इन लर्निंग मतलब अधिगम में आकलन होता है। यहाँ पर अधिगम में आकलन करते हैं। यहाँ पर कहाँ पर? असेसमेंट इन लर्निंग में। अब अधिगम का आकलन करते हैं कि बालक कितना अधिगम कितना सीखा हुआ है, बालक उसकी जानकारी कितना बालक को ज्ञान है उसका हम अधिगम करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या करते हैं कि बालक कितना सीख रहा है, अधिगम कराने के लिए हम लर्निंग कर रहे हैं। और असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब कि बालक का जो अधिगम होगा उसके समकक्ष जो लोग हैं उसका आकलन करेंगे कि बालक कितना अधिगम हो पाए। जैसे होता क्या ना कि अपने समकक्ष जो अपने मित्र हैं, पीयर्स हैं, उनको बोलते हैं पहले पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि देखो मेरा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। तो उससे बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। और असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब होता है कि अधिगम में जैसे बुक्स होती हैं, किताबें जो हैं, उस किताब में कुछ पैराग्राफ्स पहले दिया रहेगा, उसके बाद उसी में कुछ प्रश्न पूछ देगा। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ रहेगा और यहीं पर एक बॉक्स में कुछ प्रश्न रहेगा कि आओ करके देखते हैं या फिर कितना हमने सीखा, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर दिया रहेगा। और इसे कहते हैं कि असेसमेंट इन लर्निंग मतलब असेस लर्निंग हो रहा है, इसी के अंतर्गत हम असेसमेंट भी कर लेंगे, बालक का आकलन भी कर लेंगे। इसे बोलते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन का मतलब है कि
जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसी दौरान हम बालक का आकलन करेंगे कि बालक के ज्ञान में कितना, समझ में कितना सुधार हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही छात्र की समझ को जानना और सुधार करना क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की समझ को जानना और सुधार करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का उदाहरण है? बार बार अभ्यास करना, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना, या सहयोगात्मक अधिगम, या फिर व्याख्यान विधि। तो सामाजिक संरचनावाद जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का उदाहरण है वह है सहयोगात्मक अधिगम। कोलैबोरेटिव लर्निंग को हम कहते हैं सामाजिक संरचनावाद। इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के साथ हम सहयोग करके अधिगम करेंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सही बात है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत है, या निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत है? तो आप सभी जानते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह आपका निरंतरता का सिद्धांत के तहत हम इसे कंसीडर करते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है एक छात्र को गणितीय गणना करने में कठिनाई हो रही है। गणितीय गणना करने में कठिनाई हो रही है, उसे कौन सी अक्षमता हो सकती है? तो आप सभी जानते हैं कि जो गणितीय गणना से संबंधित अक्षमता है, अधिगम अक्षमता है, उसे हम डिस्कैल्कुलिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। डिस्कैल्कुलिया किससे संबंधित है? गणितीय अक्षमता से। वहीं डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया आपका पठन विकार है, पठन से संबंधित अक्षमता है। वहीं डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित, और डिस्प्रेक्सिया जो है यह आपका शारीरिक समन्वय से संबंधित है। इसे शारीरिक समन्वय से, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं, है ना, डिस्प्रेक्सिया को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, डिस्कैल्कुलिया गणितीय गणना से संबंधित है। अगला प्रश्न है डिस्ग्राफिया का मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्ग्राफिया आप सभी जानते हैं किससे है? लेखन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, लेखन से संबंधित। अगला प्रश्न है एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या फिर एडवांस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर है, या फिर अटेंशन डिफिसिट हायर डिसऑर्डर है, या फिर अटेंशन डिफिसिट हियरिंग डिसऑर्डर है? तो एडीएचडी का जो पूर्ण रूप है, जो फुल फॉर्म है, उसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है एक बच्चा जो सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है वह किससे पीड़ित है? यह आपका सीटेट का क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो सा को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, यह किससे संबंधित है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पठन संबंधित विकार है। क्या है? पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। तो इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम टेक्सोनॉमिक जिसे जिसे हम कहते हैं के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसे कॉग्निटिव डोमेन्स कहते हैं, का सबसे निचला स्तर क्या है? सबसे निचला स्तर क्या है? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है? ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करें, ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो सबसे पहले जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है यह 3 भाग में है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो 3 क्षेत्र हैं, इसमें पहला क्या है? कॉग्निटिव डोमेन्स है, कॉग्निटिव डोमेन्स है। और दूसरा है आपका अफेक्टिव डोमेन्स, और तीसरा है आपका साइकोमोटर, तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन्स। कॉग्निटिव डोमेन्स का मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, और अफेक्टिव डोमेन्स का मतलब है आपका भावात्मक क्षेत्र, और साइकोमोटर का मतलब क्रियात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र। तो पूछा है कि इस कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसका सबसे निचला स्तर क्या है? तो सबसे पहले ये जानिए कि कॉग्निटिव डोमेन्स के जो स्तर हैं, यह कितने स्तर हैं? इसमें 6 स्तर हैं। 6 स्तर में को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक लोअर
एक लोअर लेवल है और एक हायर लेवल है, एक हायर लेवल है, एक लोअर लेवल और एक हायर लेवल, एक निम्न स्तर है तो एक उच्च स्तर है। अब इस निम्न स्तर में भी 3 स्तर हैं, जिसमें पहला आपका है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञान। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अवबोध, अवबोध। और तीसरा स्तर जो है उसे कहते हैं एप्लीकेशन, उसे कहते हैं एप्लीकेशन मतलब ज्ञानोपयोग। क्या कहते हैं? ज्ञानोपयोग। यहाँ पर पूछा है कि सबसे निचला स्तर क्या है, सबसे निचला स्तर क्या होगा? तो सबसे निचला स्तर होगा ज्ञान, जिसे हम कहते हैं नॉलेज। सबसे निचला स्तर क्या है? नॉलेज, उसके बाद कंप्रीहेंशन, उसके बाद फिर एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन, ज्ञान उपयोग। पहले बालक क्या करेगा? ज्ञान ग्रहण करेगा, है ना, फिर अवबोध मतलब समझ विकसित करेगा, फिर जितना भी ज्ञान और अवबोध जो हुआ है उसका उपयोग करेगा। वहीं पर जो हायर की बात करें, हायर में भी 3 है। हायर में 3 कौन कौन से हैं? इसमें जो चौथा हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा एनालिसिस, एनालिसिस विश्लेषण। और पांचवा हो जाएगा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मूल्यांकन। और छठवां हो जाएगा आपका सिंथेसिस, संश्लेषण, है ना, संश्लेषण। तो जो पूछा है क्वेश्चन कि कॉग्निटिव डोमेन्स का सबसे निचला स्तर क्या है, तो सबसे निचला स्तर है ज्ञान आपका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ज्ञान, नॉलेज, रिमेम्बरिंग, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बच्चा अपनी मर्जी से पेंटिंग करता है क्योंकि उसे इसमें मजा आता है, यह किस प्रकार की प्रेरणा है? बच्चा अपनी मर्जी से पेंटिंग करता है क्योंकि उसे इसमें मजा आता है, यह किस प्रकार का प्रेरणा? जब उसे मजा आ रहा है तो यह इंटरनल होगा, और जब उसे करवाया जाएगा तो एक्सटर्नल होगा। तो मजा आ रहा है तो आंतरिक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ना, इंट्रिंसिक है। और जब इसे करवाया जाएगा, जैसे अगर एग्जाम में इसे पास होना है, तो पास होने के लिए अगर यह कर रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है, तो वह क्या है? बाह्य प्रेरणा है ना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है। जिज्ञासा के कारण सीखना, या तो इंटरनल हो गया, इंट्रिंसिक हो गया, इंट्रिंसिक हो गया। पुरस्कार पाने के लिए होमवर्क, यह होगा आपका बाह्य, है ना, यह आपका बाह्य प्रेरणा है। आत्मसंतुष्टि के लिए भी इंट्रिंसिक है, समस्या सुलझाने में रुचि, यह भी इंट्रिंसिक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पुरस्कार पाने के लिए होमवर्क करना, यह बाह्य प्रेरणा, क्योंकि पुरस्कार क्या है? एक बाहरी प्रेरणा के रूप में काम कर रहा है। उस पुरस्कार को पाने के लिए वह होमवर्क को कर रहा है, उसको करने में कोई मजा नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र, लर्निंग जो कर्व है, में नतोदर कनकेव जो है वक्र क्या दर्शाता है? कनकेव क्या दर्शाता है? तो जो आपका अधिगम है, अधिगम का जो वक्र है, यह आपका जो वक्र है सीखने का, या अधिगम का जो वक्र है, यह कितने हैं? 4 वक्र है, जिसमें पहला है आपका, पहला क्या है? नतोदर, नतोदर जिसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक अधिगम वक्र, इसे हम धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। धनात्मक अधिगम वक्र का मतलब यह होता है कि इसमें जो अधिगम की गति होती है, पहले धीमी होती है, पहले क्या होगी? पहले धीमी होगी, फिर बाद में क्या होगी? तीव्र हो जाएगी, बाद में तीव्र हो जाएगी, इसे हम नतोदर कहते हैं। वहीं जो दूसरा है अधिगम का वक्र, उसे हम कहते हैं उन्नतोदर, उसे हम उन्नतोदर कहते हैं, मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक। इसमें क्या होगा कि पहले जो अधिगम की गति होगी वह तीव्र होगी, बाद में धीमी हो जाएगी, पहले तीव्र होगी, बाद में धीमी हो जाएगी। वहीं तीसरा जो अधिगम है उसे कहते हैं समान अधिगम वक्र। समान अधिगम वक्र का मतलब कि इसमें जो अधिगम की गति होगी सब हमेशा सदैव एक समान गति से होती रहेगी। अच्छा, इनके जो ग्राफ बनते हैं, ग्राफ, इसका जो नतोदर है, इसका जो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। उनतोदर का जो ग्राफ होगा वह किस प्रकार से बनेगा आपका? वह इस प्रकार से बनेगा, मतलब पहले तीव्र फिर मंद हो जाएगा। और जो समान अधिगम का वक्र है, इसका ग्राफ एकदम बिल्कुल सीधा, सीधा होते हुए बिल्कुल बिल्कुल जाएगा।
और जो चौथा है जिसे हम कहते हैं यस आकारीय, यस आकारी अधिगम वक्र। इसमें क्या होगा, पहले जो गति होगी अधिगम की, पहले धीमी होगी, फिर तीव्र होगी, फिर धीमी होगी, फिर तीव्र होगी, इस प्रकार से होता जाएगा। और जो इसका अधिगम का वक्र होगा कुछ इस प्रकार से होता जाएगा, मतलब पहले धीमी तेज धीमी तेज धीमी तेज होते हुए आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये अधिगम के 4 वक्र हैं, जिसमें नतोदर, उनतोदर, समान और यस आकारी। तो पूछा है कि सीखने के वक्र में नतोदर वक्र क्या दर्शाता है। तो नतोदर क्या दर्शाएगा, नतोदर पहले धीमी और बाद में तेज। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, पहले शुरुआत में धीमी गति होगी और बाद में तेज गति होगी अधिगम की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गैने के अधिगम सोपान की हायरार्की ऑफ लर्निंग में सबसे उच्च स्तर का अधिगम कौन सा है। गैने के अधिगम सोपानिकी में सबसे उच्च स्तर का अधिगम कौन है। संकेत अधिगम है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है, या फिर नियम अधिगम है, या फिर नियम अधिगम है। तो रॉबर्ट गैने का जो अधिगम सोपानिकी है उसके जो सोपान है वह कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। और उन 8 की बात करें तो पहला जो है आपका सांकेतिक है, सांकेतिक अधिगम है। फिर दूसरा जो है उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया। तीसरा जो है आपका सरल श्रृंखला, सरल श्रृंखला। चौथा है जो आपका शाब्दिक साहचर्य, शाब्दिक साहचर्य। और पांचवा आपका है विभेदीकरण, विभेदीकरण। छठा है आपका संप्रत्यय और सातवां है आपका नियम और आठवां है आपका समस्या समाधान। तो जो सांकेतिक है यह एकदम निम्न स्तर है इसका, और जो समस्या समाधान है यह इसका उच्च स्तर है, जो गैने का अधिगम सोपानिकी है। सांकेतिक सबसे नीचे और अधिगम समस्या समाधान सबसे उच्च। तो क्वेश्चन पूछा है कि सबसे उच्च स्तर कौन सा है ना, तो सबसे उच्च स्तर क्या है, समस्या समाधान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सबसे उच्च स्तर है अधिगम सॉरी समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड या खोज विधि के जनक कौन है। खोज विधि के जनक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि डीवी हैं, H.E. आर्मस्ट्रांग हैं, किलपैट्रिक हैं, या फिर फ्रोबेल है। तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसके जो जनक हैं आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, E.H. आर्मस्ट्रांग, है ना। किलपैट्रिक आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट मेथड है जिसे हम योजना विधि कहते हैं। वहीं फ्रोबेल का है किंडरगार्टन, किंडरगार्टन है ना। तो 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी ने शिक्षा में कौन सी क्रिया जॉन डीवी ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना है। जॉन डीवी ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना है। एक ध्रुवी माना है, द्विध्रुवी माना है, या फिर त्रिध्रुवी ध्रुवीय माना है, या फिर यांत्रिक माना है। तो आप सभी जानते हैं कि जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना, जिसमें शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम तीनों होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जिसमें शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम तीनों होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, त्रिध्रुवीय। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करता है, क्यों करता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करता है। समय बिताने के लिए करता है, या प्रचार को खुश करने के लिए करता है, या अधिगम को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए ताकि अधिकतम इंद्रियों का उपयोग हो, या फिर कमजोर छात्रों को शांत रखने के लिए। तो जो दृश्य सामग्री का यूज कर रहा है शिक्षक अपनी कक्षा में, वह अधिगम को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए करता है, जिससे अधिकतम इंद्रियों का उपयोग हो सके। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा कक्षा में गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि कोई बच्चा कक्षा में गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसे डांटना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए,
या उसे सही उत्तर तक पहुंचने के लिए संकेत देने चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर दूसरे बच्चों से सही उत्तर पूछ लेना चाहिए। तो अगर बालक कक्षा में गलत उत्तर देता है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे कक्षा से बाहर भी नहीं निकालना चाहिए, दूसरे बच्चों से सही उत्तर पूछ लेना भी नहीं चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे सही उत्तर तक पहुंचने के लिए संकेत देना चाहिए और उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, गेट्स व अन्य ने कहा है, क्रो ने कहा है, या फिर वुडवर्थ ने कहा है? तो आप सभी जानते हैं अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह गेट्स व अन्य ने कहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट है। अधिगम के कई ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसमें स्किनर, क्रो, वुडवर्थ और गिलफोर्ड साहब ने दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। अगला प्रश्न है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है, पावलाव ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, या फिर स्किनर ने दिया है? आप सभी जानते हैं प्रयास और त्रुटि कह लें या फिर इसे हम उद्दीपक अनुक्रिया कह लें, यह सभी सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक किसी जानवर पर किया था? सुल्तान नामक किस जानवर पर किया था? कुत्ता पर किया था, चिंपैंजी पर, बिल्ली पर, या फिर कबूतर पर? तो कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था सुल्तान नामक जो सुल्तान नामक जानवर था वह कौन था? तो चिंपैंजी था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चिंपैंजी था जिसका नाम क्या था? सुल्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने पर, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके? तो जो बच्चा वाइगोत्स्की के अनुसार अगर बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके क्या करता है? सीखता है। हमने उसकी को जब पढ़ा था तो उसमें जेडपीडी को पढ़ा था, जेडपीडी को पढ़ा था, और जेडपीडी में ही हमने इसके फोल्डिंग को भी पढ़ा था। इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है पाड़ या ढांचा या फिर सहारा देना, या फिर सहारा देना। तो सहारा देना का मतलब क्या हो कि बालक अपने वयस्क या अपने जो अपने से बड़े हैं, जिसे हम यम के ओ कहते हैं, क्या कहते हैं? यम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर, इनसे क्या करता है? सहायता प्राप्त करता है और अधिगम करता है ना? अधिगम करता है किससे? अपने जो मोर नॉलेजेबल अदर है, कौन हो सकता है? उसके शिक्षक हैं, उसके माता पिता हैं, उसके बड़े भाई हैं, है ना? ये सभी क्या है? उससे बड़े हैं, जो कि उसे क्या करेंगे? इसके फोल्डिंग देंगे। तो बालक अपने वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके क्या करता है? अधिगम करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीटी, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना, समीपस्थ विकास का स्तर जिसे कहते हैं, का संप्रत्यय किसने दिया है? तो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है जिसे जेडपीडी कहते हैं, यह किसने दिया है? पियाजे ने दिया है, ब्रूनर ने, लेवाइगोस्की ने, या फिर बंडूरा ने? तभी हमने देखा किसने? लेवाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है उसे दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का लार टपकना कैसी अनुक्रिया है? पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का लार टपकाना कैसी अनुक्रिया है? कैसी अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया है, कृत्रिम अनुक्रिया है, या फिर सीखा हुआ व्यवहार है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कुत्ते का लार टपकाना है यह एक स्वाभाविक क्रिया है। और क्या है? एक स्वाभाविक क्रिया है, न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब पूर्व का अधिगम किसी नए अधिगम को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसे हम नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। और वहीं पर जब पूर्व का अधिगम किसी नए अधिगम को सीखने में सहायता प्रदान करे, जब सहायता प्रदान करेगा तो धनात्मक कहते हैं, या फिर सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। वहीं पर जब पूर्व का अधिगम
किसी नए अधिगम में न तो सहायता करे न ही बाधा उत्पन्न करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं, उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बाधा उत्पन्न कर रहा है, जब बाधा उत्पन्न करेगा तो नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता है, या शारीरिक आवश्यकता है, या आत्मसिद्धि का है, या फिर सम्मान की आवश्यकता है? तो आप सभी जानते हैं मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, इसे इन्होंने 5 स्तरों में विभाजित किया हुआ है। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में विभाजित किया है, जिसमें पहला जो आपका है उसे हम फिजिकल नीड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल नीड कहते हैं। दूसरा जो है इसे हम सेफ्टी, है ना, सेफ्टी नीड कहते हैं। तीसरा जो है इसे हम बिलोंगिंग्स एंड क्या कहते हैं, लव नीड्स कहते हैं। और वहीं चौथा जो है इसे हम स्टीम्ड नीड्स कहते हैं। और जो पांचवा है उसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहते हैं। फिजिकल नीड मतलब शारीरिक आवश्यकता, यहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता, यहाँ पर सामाजिक आवश्यकता, जिसमें उसके रिलेशंस होते हैं, मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये सभी। स्टीम्स नीड्स का मतलब जो आत्मसम्मान, जो सम्मान की आवश्यकता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब आत्मसिद्धि, है ना, आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है। तो यहाँ से फिजिकल नीड है यह सबसे निम्न स्तर है, सबसे निम्न स्तर है। और वहीं पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है यह सबसे उच्च स्तर है। तो क्वेश्चन पूछा है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? सबसे उच्च स्तर क्या होगा? आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग पाड़ का क्या अर्थ है? इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? रट कर याद करना है। शिक्षार्थी को शुरुआत में अस्थायी सहयोग देना है, या गलतियों पर दंड देना है, या फिर समस्या को पूरी तरह से हल कर देना है। तो जो इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है पाड़ या ढांचा या फिर सहारा देना। क्या? सहारा देना। और सहारा कैसा देंगे हम? तो अस्थायी सहारा देंगे, जितना उसे आवश्यकता है बालक को उतना ही देंगे। ऐसा नहीं है कि अस्थायी रूप से उसे हम सहारा ही देते रहेंगे, जिस स्तर तक उसे सहारे की आवश्यकता है, पहाड़ की आवश्यकता है, उतना ही हम देंगे, उसके बाद इसके फोल्डिंग को हटा लेंगे। तो शिक्षार्थी को शुरुआत में अस्थायी सहयोग देना ही क्या है? इसके फोल्डिंग है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? व्यवहार है, अनुबंधन है, या फिर समग्र या पूर्णकार है, या फिर संज्ञान है? तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है क्या? समग्र या संपूर्ण, समग्र या संपूर्ण इसका अर्थ होता है किसका? गेस्टाल्ट का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप सभी का, जिन लोगों का 7 को और 8 को सीटेट का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक है। धन्यवाद।